देश में इलेक्शंस का माहौल है। हर पार्टी लगी पड़ी है कि बस कैसे भी जीत जाए। लोग साम दाम दंड भेद हर तरीका आजमाने को तैयार बैठे हैं। कुछ जेल जा रहे हैं, किसी पार्टी के अकाउंट सीज हो रहे हैं, तो कोई गेम खेलकर वोट मांग रहे हैं। मकसद सबका एक ही है, कुर्सी। और जनता को ऐसा धर्म का चश्मा पहनाया गया है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में कई पाकिस्तान बना दिए गए हैं। किसी बच्ची का जब रेप होता है तो जनता बस, ट्रेन और घर पता नहीं क्या क्या जला देती है, पर बात जब वोट डालने की आती है तो किसे वोट कर रहे हैं उसका बायोडाटा तक नहीं देखते। कौन है, कहाँ से आया है, क्या बैकग्राउंड है, पढ़ा लिखा भी है या नहीं। और शायद यही वजह है कि 2019 में 542 एमपीज में 159 वो चुने गए हैं जिन पर मर्डर, रेप, किडनैपिंग जैसे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। और ये आंकड़ा कोई ज्यादा नया नहीं है। जब हमने 2009 से अब तक के इन आंकड़ों को कंपेयर किया तो पता चला कि 2009 में 521 में से 77 एमपीज पर ऐसे क्रिमिनल केसेस थे, जो 2014 में बढ़कर 21% यानी 542 में से 112 एमपीज, और 2019 में ये आंकड़ा और भी बढ़ गया, जहां 539 में 159 एमपीज के खिलाफ ऐसे सीरियस केसेस थे। और ये तो सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। अगर आप नॉर्मल केसेस को काउंट करें तो 539 में से 233 यानी 43% एमपीज पर क्रिमिनल चार्जेस थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उन लोगों ने खुद इलेक्शन कमीशन को सबमिट किए गए एफिडेविट में कहा है। इस साल भी फेज 1 और 2 के इलेक्शंस में 2810 कैंडिडेट्स में 327 कैंडिडेट्स पर मर्डर, किडनैपिंग और रेप जैसे सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें भाजपा के 35, कांग्रेस के 30, बसपा के 8 और डीएमके के 6 एमपी कैंडिडेट शामिल हैं। ये मेरे और आपके जैसे आम लोग नहीं हैं। 2014 में एक एमपी पर एवरेज 14 करोड़ 70 लाख की संपत्ति थी, जो 2019 में 20 करोड़ 93 लाख हो गई। और ये तो वो पैसा है जो इन लोगों ने खुद अपने एफिडेविट्स में दिखाया है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आज आपको अगर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है तो भी खर्चा लाखों में होता है। और यहाँ तो बात लोकसभा के चुनाव की है। अकेले 2019 के लोकसभा चुनाव में 55 से 60 हजार करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज खुद प्रेफर करती हैं ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाए जो पैसे वाले हों या जिनके पास मसल पावर हो, या दोनों ही हो। पर इस देश का दुर्भाग्य है कि जो कानून तोड़ने वाले हैं उन्हें ही हम कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट में भेज देते हैं। और यहीं से उभरता है पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स का ये नेक्सस। क्रिमिनल्स के थ्रू फंडिंग आती है, बदले में मिलती है उन्हें प्रोटेक्शन। क्रिमिनल्स को लगता है कि जब पैसा भी पॉलिटिशियंस को हम दे रहे हैं और मसल पावर भी हमारा ही यूज हो रहा है, तो क्यों ना इलेक्शंस में भी हम ही खड़े हो जाएं। और ऐसा किसी एक पार्टी में नहीं हो रहा, बल्कि हर पार्टी का यही हाल है। लोग बदमाशी से अपना करियर शुरू करते हैं और पार्लियामेंट में जाकर खत्म करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अतीक अहमद 5 बार विधानसभा और 1 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका ये शख्स, जिसके खिलाफ मर्डर्स, किडनैपिंग, अवैध कब्जे के 100 से ज्यादा केसेस थे। जब तक इनके फेवर में सरकारें रहती हैं तब तक ना तो कोई जुर्म साबित होता है और ना ही इनको सजा मिलती है। जांच होने पर अतीक और उसके परिवार पर 11,500 करोड़ की संपत्ति मिली। 11,500 करोड़ किसी छोटे मोटे देश की इतनी जीडीपी होती है। और ये जो पार्टीज दूध की धुली बनी घूमती हैं, 2007 में जब अतीक को सपा से रेप केस में बाहर किया गया तो फिर 2014 में वापस श्रावस्ती से टिकट क्यों दिया गया। देखिए, दूसरी तरफ बसपा के मुख्तार अंसारी भी इस रेस में पीछे नहीं है। मऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 बार एमपी रह चुके इस शख्स ने अपनी शुरुआत मागन सिंह गैंग से की थी। अंसारी पर 60 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं, जिनमें 16 मर्डर केसेस भी शामिल हैं। फेक आर्म लाइसेंस केस में इन्हें उम्र कैद की सजा हुई और 2005 से ही ये जेल में थे। पर ये तो सब जानते हैं कि जेल भी इन लोगों के लिए छोटे मोटे घर के जैसी होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि कोई पार्टी भी इससे बची हुई नहीं है। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह, इनका नाम पिछले कुछ टाइम से बहुत चर्चा में रहा है। बीजेपी से 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके इस व्यक्ति पर टाडा जैसे राष्ट्रद्रोह कानून तक लग चुके हैं। मर्डर, किडनैपिंग और सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस तो मानो जैसे आम बात है। और ये आज तक एक केस में भी दोषी नहीं पाए गए, जबकि लल्लन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू में खुद इन्होंने कबूल किया था कि इनसे एक मर्डर हुआ है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर करके मार दिया। यहाँ एक सवाल ये भी है कि किसी बच्चे पर जब जिंदगी में एक बार एफआईआर भी हो जाए तो एक नौकरी पाने के लिए उसे पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपने दादा परदादा तक की जन्म कुंडली तक दिखानी पड़ती है। और इन लोगों पर इतने ज्यादा क्रिमिनल केसेस होने के बाद भी ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कैसे कर पा रहे हैं। देखिए, इलेक्शंस के रूल एंड रेगुलेशंस के लिए एक कानून बनाया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 या आरपीए 1951। इसमें इलेक्शन से रिलेटेड हर रूल को क्लैरिफाई किया गया है कि कौन वोट कर सकता है, कौन नहीं, कौन इलेक्शंस लड़ सकता है, कोई एमपी या एमएलए अपनी सीट से कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सेक्शन 8 में लिखा है कि कोई इंसान जेल से भी इलेक्शन लड़ सकता है, बशर्ते उसे किसी कोर्ट से 2 साल से ज्यादा की सजा न सुनाई गई हो। और अगर उसे 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है
तो उसे उसकी सजा प्लस उसके बाद के 6 साल तक इलेक्शन से बैन कर दिया जाता है। यही इसका सेक्शन 62 का क्लोज 5 कहता है कि अगर पुलिस ने किसी को कस्टडी में लिया है तो वो व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। मतलब आप जेल से इलेक्शन तो लड़ सकते हैं, पर एक आम आदमी जेल से वोट नहीं डाल सकता। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि लोग इन्हें चुन ही क्यों रहे हैं। देखिए, सबसे पहली वजह है जागरूकता की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब तो हर पॉलिटिकल पार्टी और उसके कैंडिडेट को एक एफिडेविट फाइल करना होता है, जिसमें वो बताता है कि उस पर कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितनी संपत्ति है और सबसे जरूरी वो कितना पढ़ा लिखा है। पर दिक्कत ये है कि इन्हें कोई पढ़ता नहीं है। साल 2014 की कैबिनेट में 44 में से 8 मिनिस्टर्स ऐसे थे जो सिर्फ 12th पास या उससे कम पढ़े लिखे थे, और साल 2019 में 56 में से 8 मिनिस्टर्स 12th पास या उससे कम पढ़े लिखे थे। ये लोग अपनी इमेज रॉबिनहुड की बनाकर रखते हैं। अगर किसी का कोई काम रुक रहा है तो काम करा दिया, गरीबों को पैसा दे दिया और बन गए जनता के रॉबिनहुड पांडे। फिर चाहे वो पैसा किसी को मारकर या लूट कर ही क्यों ना आया हो। और इसी चीज को रोकने के लिए नोटा का ऑप्शन भी अपनाया गया। मान लीजिए आप वोट डालने के लिए गए और चुनाव में 3 कैंडिडेट्स हैं, A, B और C, और आपको तीनों ही नहीं पसंद, तो वोटिंग मशीन के बिल्कुल एंड में आपको एक बटन मिलता है नोटा, यानी नोन ऑफ द अबव। अगर आप नोटा को दबाते हैं तो एक वोट नोटा में काउंट हो जाता है। इसका मतलब है कि तीनों कैंडिडेट में से आपको कोई नहीं पसंद है। पर आयरनी ये है कि सपोज टोटल 100 वोट्स में से A को 10 वोट मिले हैं, B को 15 और C को 30, और बाकी के 45 वोट नोटा पर गए हैं, तो भी जो 30 वोट वाला है वो जीत जाएगा और उसे चुन लिया जाएगा। जबकि होना तो ये चाहिए कि अगर नोटा को मैक्सिमम वोट मिले हैं तो इसका मतलब तो ये है कि जनता को ABC में से कोई भी नहीं पसंद। तो सरकार दोबारा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस कराए और इस बार A, B और C तीनों में से किसी को टिकट ना दिया जाए। देखिए, पिछले 5 सालों में स्टेट और लोकसभा इलेक्शंस को अगर मिला लिया जाए तो नोटा को 1,29,00,000 वोट मिले। देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक समाज का हिस्सा हैं और अपने वोट को सोच समझकर डालना हमारा जितना अधिकार है उतनी ही हमारी जिम्मेदारी भी है। कोशिश करें कि सही जगह अपना वोट डालें। बाकी जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।